वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारे पास 2011 का पेपर 2 है। चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो राजस्थान बोर्ड का एक पेपर है हमारे पास, सेकंड पेपर 2011 का फर्स्ट पेपर भी हम सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसको जाकर चेकआउट कीजिएगा। देखिए सवाल पहले भी आया हुआ है और 2020 के बाद भी आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या दे रखा है, π/4 कलांतर, यानी आपको फेज डिफरेंस दे रखा है और पार्ट डिफरेंस यानी कि पदांतर आपसे पूछ रहा है। देखो अपने पास फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा। तो डेल्टा फाई आपको क्या दे रखा है, π/4 और ये है 2π/λ इंटू डेल्टा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। लैम्डा उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेल्टा बराबर अपने पास हो जाएगा λ/8। तो करेक्ट आंसर अपने पास λ/8। ये सवाल पहले भी आया है, 2011 के पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जरूर इसको 2010 के पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और 2020 के बाद के पेपर्स में भी आया है, तो प्लीज जरूर देखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये चैप्टर नंबर 11 से है आपके सिलेबस में। एक धातु का कार्यफलन दे रखा है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस ऊर्जा वाला आपतित प्रकाश से दी गई धातु तल से तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। वर्क फंक्शन दे रखा है 1.4 वोल्ट और वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेटेलिक सरफेस है, कौन सा धात्विक पृष्ठ है जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो देखिए धातु का कार्यफलन कितना दे रखा है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो ये जो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन है, ठीक है, जब ये मेटेलिक सरफेस पे डाला जाएगा, धात्विक पृष्ठ पे डाला जाएगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितनी दे रहा है 1.2, तो कम दे रहा है, बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी। फिर आगे ये अपने सिलेबस में नहीं है, परमाणु रिएक्टर में होने वाली न्यूक्लियर श्रृंखला विक्रिया के लिए उत्पादन गुणांक, रिप्रोडक्शन फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन फिर भी मैं दफा आपको बता देता हूँ इसका आंसर 1 है। याद रखना चाहो तो रख लेना। फोर्थ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, सेकंड क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू विच क्वांटिटी। ये भी 11 चैप्टर से हमारे पास सवाल है और करेक्ट आंसर है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी जो आपतित प्रकाश है या आपतित विकिरण जो है, आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे आपतित प्रकाश की, आपतित विकिरण की, यानी इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटालिक प्लेट इंक्रीजेस। दैट मीन्स अगर आप आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाएंगे तो धातु पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या भी बढ़ेगी। फिर फोर्थ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा। पांचवा भी सिलेबस में नहीं है। 6 वाला देखो आप चाहो तो याद कर सकते हो, बहुत आसान है। ध्रुवण तल और कंपन तल को परिभाषित कीजिए, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी कि कंपन तल, जिसमें तरंग के कंपन होते हैं, तरंग के संचरण की दिशा होती है। तरंग के कंपन होते हैं, तरंग के संचरण की दिशा होती है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज द प्लेन इन विच नॉट ओनली वाइब्रेशंस बट ऑल्सो द प्रोपेगेशन ऑफ वेव प्रेजेंट। दो चीजें प्रेजेंट होती है, वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, कंपन और जो तरंग संचरण की दिशा है। लेकिन जो ध्रुवण है उसमें कंपन नहीं होते, सिर्फ प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव, इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव या तरंग संचरण की दिशा ही मौजूद होती है, तो ध्रुवण तल कहते हैं। सातवां तो बहुत आसान है, बामर श्रेणी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 बामर सीरीज कहते हैं आप सातवें का। निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं निरोधी विभव के मध्य आलेख खींचिए। तो सबसे पहले मैं आलेख बना देता हूं। ये अपने पास V0 हो गया, ये न्यू हो गया, ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, पर कोई परेशानी नहीं। ठीक है, विरोधी विभव क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल या द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड प्लेट फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। यानी
एनोड के प्लेट को या एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव। 11th चैप्टर से था। ये 9th वाला क्वेश्चन तो देखो बाल्टी भर भर के आता है राजस्थान बोर्ड में, तो बेहतर इसको आप बहुत ध्यान से आप पढ़ लें। और ये आपके हाफ ईयरली में भी आया है या उससे पहले आया है 2024 में। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, कुल ऊर्जा कितनी दे रखी है, स्थिर ऊर्जा कितनी होगी वो पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है आपको माइनस में, उसको माइनस में ही 2 से मल्टीप्लाई करा दें आप, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस याद कर लीजिए। कैसे आया तो चलो कभी किसी और दिन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो यार क्वेश्चन 2010 के सेकंड पेपर में भी था। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई 0.5 माइक्रोन दे रखी है और विभव रोधिका की ऊंचाई 0.8 है। विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, वोल्टेज दे रखी है और आपको जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो दे रखी है। तो E बराबर होता है बच्चों V/D। V दे रखा है 0.8 और D दे रखा है 0.5, यानी कि 10 की पावर -6, ये ऊपर चली जाएगी -6। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर आंसर। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यार ये कर लेना सवाल, इस तरह के सवाल राजस्थान बोर्ड में आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी समझदारी दिखा देते हैं, तो कहते हैं यार इतने पुराने में से थोड़ी आएगा क्वेश्चन। अरे आए हुए हैं यार, वरना हम क्यों करवाते हैं, ठीक है। और राजस्थान बोर्ड ने क्यों दे रखा है वो भी करेंगे, ठीक है। 11th सिलेबस में नहीं है, 12th सिलेबस में नहीं है, 13 सिलेबस में नहीं है, 14 सिलेबस में नहीं है, 15 सिलेबस में नहीं है, ठीक है भाई। 16 देख लीजिए आप, सीधे 16 पर आ गए। 4000 एंगस्ट्रम और 6000 एंगस्ट्रम तरंग देते वाली प्रकाश के किसी धातु तल पर आपतित होने पर उत्सर्जित होने वाले फोटोइलेक्ट्रॉन ऊर्जा में अंतर ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल्स वेयर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट 4000 एंगस्ट्रम एंड 6000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एस दे रखा है आपको, सी दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए आपसे, गतिज ऊर्जा, फोटोइलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा। के बराबर होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इन्होंने देखिए हमें एक चीज दे नहीं रखी, और वो क्या है, आपको यहाँ पर दहली आवृत्ति नहीं दे रखी, दहली तरंग दे नहीं दे रखी, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दे रखी है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इसे आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आसान सा है, ठीक है। कुछ आप खुद भी किया कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब अपन को यार न्यू नॉट नहीं दे रखा, ठीक है। तो न्यू की जगह लिख देता हूं मैं C/λ, तो इसको λ1, ये K1 माइनस एच न्यू नॉट, फिर K2 हो गया HC/λ2 माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप चाहे K2 में से K1 को माइनस कर दे, K1 में से K2 को माइनस कर दे, जैसा आप चाहे। तो हमने K2 में से K1 को माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये माइनस का रहेगा, प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो गए। ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का रहेगा, और HC कॉमन आएगा, तो अपने पास हो गया 1/λ2 माइनस 1/λ1, ठीक है भाई। अब H की वैल्यू होती है तो K2 माइनस K1 6.63 इंटू 10 की पावर -34, C अपने पास 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। अब λ2 दे रखा है 4000 एंगस्ट्रम, तो मैंने यहाँ पर 4000 लिख दिया, लिखते चलिएगा। और λ1 मैंने दे दिया उन्होंने 2000 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब क्या होगा, एंगस्ट्रम था, एंगस्ट्रम 10 की पावर -10 होता है, 10 की पावर -10 मीटर मैंने कॉमन ले लिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस में आंसर आएगा, तो इधर से माइनस कॉमन ले लेना, उधर दे देना, या आप चाहो तो K1 माइनस K2 करके कर देना, हो जाएगा। अब तो हो जाएगा यार, अब तो बहुत आसान, ठीक है। तो इसको जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई मैं नहीं कह सकता ये सवाल एग्जाम में आएगा ही नहीं, पता नहीं बच्चों को कैसे पता लग जाता है एग्जाम में आएगा नहीं।
अंतर्यामी होता है। 17 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, 18 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, 19 जरूर कीजिएगा ना, 20 भी सिलेबस में नहीं है, 21 भी सिलेबस में नहीं है। इस तरह के सवाल राजस्थान बोर्ड में आपको फर्दर ईयर में भी देखने को मिलते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन लगा रखा है, गलती से लगा दिया। कार्बन नाभिक की बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। अब देखो बंधन ऊर्जा निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा EB इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला याद कीजिए आप ना। फिर आप क्या करेंगे, ये जो डेल्टा M है इसकी जगह लिखेंगे ZLP माइनस NMN, ZLP प्लस NMN माइनस कैपिटल M, और फिर मल्टीप्लाई कर देना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब वैल्यू रखते चलते हैं, समझ क्या है यार, बहुत आसान है। तो Z, तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। एक प्रोटॉन का मास दे रखा है 1.0073 प्लस N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 में से 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 1.0086, ठीक है। और इसका कार्बन का ओरिजिनल मास दे रखा है 12.4 टाइम्स 0, तो -12.4 टाइम्स 0। फिर इन सबको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है साहब। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना, फिर जो आएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा। जरूर कीजिएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। और क्या अपने पास है, अब क्या बोल रहा है भाई, 21वां सिलेबस में नहीं है, 22वां सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 23वां भी देखते हैं हम क्या कह रहा है। 23वें में प्रकाश के विवर्तन से आपके समझते हैं सामान्य परिस्थितियों में प्रेक्षित क्यों नहीं होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाई इज इट नॉट ऑब्जर्व्ड इन जनरल सर्कमस्टांसेस। फिर आपको डिराइव करना है फॉर्मूला डायरेक्शन फॉर nth मिनिमम फ्रॉम ऑफ अ डिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम अ नैरो स्लिट एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम बनाएंगे अपन और फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है साहब। बाकी है। और फिर क्या कह रहा है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार प्रकाश की अपवर्तन बनाइए, व्याख्या कीजिए, अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। और 24वां तो सिलेबस में है नहीं। तो फाइनली अपने पास सिर्फ 23rd क्वेश्चन रह गया। देखिए आज 2011 का जो पेपर नंबर 2 था, ये भी मैंने आपके लिए कंप्लीट सही कर दिया है। प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सारे आंसर जैसे कॉपी में लिख लिया आपने, कॉपी में लिख लिए, ठीक है, उनको एक बार याद कर लिया, फिर उस कॉपी को साइड में रख दिया। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने जिसमें आंसर नहीं है, और एक नई कॉपी, क्वेश्चन आंसर लिखो, क्वेश्चन आंसर लिखो। आप कहेंगे सर ये तो कॉपी मार रहा हूं। अरे ये करना है राजस्थान बोर्ड में यार, अभी अपन को नंबर लाने हैं, नंबर इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो नॉलेज भी इंपॉर्टेंस रखती है डेफिनेट, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिना नॉलेज के तो आप जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तो नंबर इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो नंबर को आप देखिए। नंबर के लिए तो यार ये करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश के मार्ग में कोई द्वारक या अवरोधक आता है तो प्रकाश उस द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाता है और अपनी ज्यामितीय छाया में फैल जाता है, ठीक है, या मुड़ाव हो जाता है, ठीक है। वो जो तीक्ष्ण किनारे हैं उससे प्रकाश का मुड़ाव हो जाता है, और मुड़ाव होने की वजह से वो अपनी ज्यामितीय छाया में फैल जाता है। इस परिभाषा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। इंग्लिश में हम कहें द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव ड्यू टू द sharp edges of aperture or obstacle present in the path of light wave, and it extends in its shadow region. This phenomena is called diffraction of light, ठीक है ना। और ये सामान्य परिस्थिति में प्रेक्षित क्यों नहीं होता ये भी बता देता हूँ। जनरल कंडीशन में हमें क्यों, जनरल सर्कमस्टांसेस में क्यों नहीं मिलता लाइट वाला, तो आप ये कहेंगे फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट the condition for diffraction must be satisfied. And what is the condition of diffraction? The size of an aperture must be the order of the wavelength of incident light. And in general circumstances, we don't have apertures or obstacles which have which satisfy this condition.
ठीक है, सिंपल हिंदी में अगर हम कहें तो प्रकाश के विवर्तन के लिए जो मुख्य शर्त है कि द्वारक की चौड़ाई यानी साइज ऑफ एन अपर्चर वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, यानी इंसिडेंट लाइट की या इंसिडेंट लाइट वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन आप इसको कर सकते हैं या विशेष परिस्थितियों में देखने के लिए मिल सकता है। जैसे आप घर में जाली है, जाली जिससे लाइट अंदर आती है, ठीक है ना, सूरज आपकी खिड़की में जाली लगी हुई है, उसमें छोटा सा जो छेद होता है उस छेद से लाइट अंदर आती है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई है। और डायग्राम बना देता हूं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का। तो आप यहां पर देखिए, सबसे पहले हम एक स्लिट बनाएंगे, फिर हमने यहां पर ये एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ऐसे एक लाइन आप आगे बढ़ाते जाएं और ये लाइन आप यहां तक कर दें। ये जो लाइन है अपने पास ये स्क्रीन के सेंटर में आएगी, ठीक है, और ये अपने पास एस है। इस एस से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स गोलीय तरंगाग्र निकलते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद वो बन जाते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये अपने पास ऑब्स्टेकल है या द्वारक है, अवरोधक है, ठीक है। और ये एक और कॉन्वेक्स लेंस है। लाइट ऐसे आएगी, बैंड हुई फिर यहां पहुंचेगी, फिर बैंड हुई, बैंड स्केल से बनाएंगे और बेहतर बनेंगे। यहां पर बनेगी सबसे ब्राइट फ्रिंज, सबसे चौड़ी बनेगी, उसके बाद फिर ये कम होती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा यही ब्राइट बनेगी। उसके बाद एक यहां बना दें आप, ऐसे बना दे, यहां से भी चाहे तो ऐसे भी निकाल दे, डजंट मैटर, किसी एंगल थीटा पे आ रहा है। पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये थीटा, ये भी थीटा, और यहाँ पर पहुंच रहा है पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर काली भी बन सकती है, सफेद मतलब चमकीली फ्रिंज भी बन सकती है, डजंट मैटर। ये तो हो गया भाई अपने पास डायग्राम। बता दें ये पर्दा है, ये लेंस है, ये द्वारक है, और द्वारक की जो चौड़ाई है वो स्मॉल डी है, जो विवर्तन की शर्तों को संतुष्ट करती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। आप यहाँ चाहे यहाँ एक बल्ब दिखा दें और ये हो जाएगा। जो पोजीशन ऑफ मिनिमा होती है, निम्नलिखित की जो स्थिति होती है, उसकी स्थिति में आपको यहाँ पर बात समझना है। सिर्फ आपको एक डायग्राम यहाँ वो एक फॉर्मूला लिखना है कि थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा होता है अपने पास, ठीक है, एन लेमडा डी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह थीटा एन लिख दिया और यहाँ लिख देंगे एन लेमडा अपॉन डी, और आप चाहे तो प्लस माइनस लगा सकते हो, इधर भी जाएंगे नीचे जाएंगे। ये पोजीशन ऑफ मिनिमा है, एन की जगह 1 रखेंगे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा यानी प्रथम निम्नलिखित की स्थिति आएगी। इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जो द्वारक है अपने पास ए बी यानी जो ऑब्स्टेकल है, इसको इवन पार्ट्स में यानी कि सम संख्या में बांट दो, 2 4 6 8 10, और सबसे एक वेवलेट पहुंचेगी, एक तरंगिका पहुंचेगी स्क्रीन पर, पर्दे पर, और वहां फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो क्रेस्ट भी पहुंचेगा या किसी से ट्रफ पहुंचेगी, अपोजिट वाले पहुंचेंगे, इसलिए ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगी। और आखिरी सवाल जो इसमें दे रखा है हाइगेन्स वाला, उसको भी करा देते हैं, जरूर कीजिएगा इसको। 2011 के पेपर में, 2010 के सेकंड पेपर में तो अपने पास रिफ्लेक्शन था, इसमें रिफ्रैक्शन दे दिया हाइगेन्स से। ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके साथ ही बनेगा। जितनी देर में बी से एक वेवलेट सी तक पहुंचेगी, ठीक है, उतनी देर में ए से एक वेवलेट ऐसे आगे पहुंच जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप नाम दे देंगे v1t जो ये कवर कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देंगे v2t। अब v2t को त्रिज्या मान लेंगे, ए को केंद्र मान लेंगे और एक चाप खींच देंगे यानी आर्क, और ये अपने पास हो जाएगा डीसी या सीडी आप कह दें, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यानी कि अपवर्तित तरंगाग्र, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी यानी कि आपतित तरंगाग्र। दो ट्राइंगल बन गए हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, से साइन आई निकाल लो यार, तो साइन आई हो जाएगा v1t अपॉन ए सी, और ट्राइंगल ए डी सी ले लो आप, इससे साइन आर निकाल लो v2t अपॉन ए सी। अब आप रेशो निकालोगे साइन आर
अपॉन साइन आर, तो अपने पास आ जाएगा V1 अपॉन V2, और V1 अपॉन V2 बराबर होता है N2 बाय N1 के। लो जी, ये तो स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। और दूसरा लॉ तो अपने आप प्रूफ हो जाता है, ऑल थ्री शुड लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए। तो तीनों तो नहीं, तीनों कौन, नॉर्मल, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र। बस ठीक है, और तो क्या करना है। वो कह रहा है N2 का फॉर्मूला निकालो, तो यार N2 बराबर होता है C/V2 और N1 बराबर होता है C/V1। रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकाल गया आएगा N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2। ठीक है, चलो फाइनल देख लेते हैं। तो बस ये अपवर्तनांक सूत्र स्थापित कीजिए, व्याख्या कीजिए, हो गया, बाकी सिलेबस में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और अब हम इसका अगला पोर्शन, मतलब 2011 तो पूरा हो गया, अब इसका अगला जो पेपर है, मेन पेपर, वो हम करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।